नमस्ते। हेमाटोलॉजी और ब्लड कंपोजिशन के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शरीर के अल्टीमेट मल्टीटास्किंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, यानी हमारा ब्लड। देखा जाए तो यह सिर्फ एक लाल रंग का तरल पदार्थ नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल और जीवन रक्षक सिस्टम है। आज की हमारी यह चर्चा बहुत ही एनर्जेटिक और सीधे आपके एग्जाम्स और क्लिनिकल नॉलेज पर फोकस होने वाली है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चीज़ों को आसानी से समझने के लिए हम आज एक सेंट्रीफ्यूज अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। हमारे मुख्य बिंदु रहेंगे: पहला, संपूर्ण रक्त की एनाटॉमी; दूसरा, प्लाज्मा; तीसरा, लाल रक्त कोशिकाएं; चौथा, श्वेत रक्त कोशिकाएं; पांचवां, प्लेटलेट्स; और छठा, कुछ बहुत ही ज़रूरी वाइटल स्टैट्स और क्लिनिकल टिप्स। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, एनाटॉमी ऑफ होल ब्लड। आसान शब्दों में कहें तो ब्लड शरीर के हर एक कोने तक लगातार बहने वाला एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब जरा सोचिए, अगर हम ब्लड से भरी एक ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में तेजी से स्पिन करें तो क्या होगा? वो स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बंट जाएगा। ऊपर का 55% हिस्सा एक लिक्विड मैट्रिक्स होगा, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और नीचे का जो 45% हिस्सा बैठेगा वो थोड़े भारी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, और यहीं पर सारे ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। यहाँ एक बहुत ही अहम बात जो याद रखनी है वो है ब्लड का एनवायरनमेंट। ब्लड पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं होता है। इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक हल्का सा एल्कलाइन पीएच रेंज होता है, जो 7.35 से 7.45 के बीच बिल्कुल फिक्स रहता है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो एक एडल्ट पुरुष के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर और महिलाओं में लगभग 4 से 5 लीटर ब्लड मौजूद होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 की तरफ, प्लाज्मा, जो कि हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स है। ये जो प्लाज्मा है ना, इसका 90 से 92% हिस्सा तो सिर्फ पानी ही होता है। लेकिन इस लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर हमारा लिवर 3 बेहद महत्वपूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है। पहला है एल्ब्यूमिन, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके शरीर में सूजन या एडीमा को रोकता है। दूसरा है ग्लोब्यूलिन्स, जो एंटीबॉडीज की तरह काम करते हैं। और तीसरा है फाइब्रिनोजन, जो ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर एक बहुत ही क्लासिक सवाल पूछा जाता है, प्लाज्मा और सीरम के बीच का अंतर। दरअसल इसे समझना बहुत आसान है। सीरम असल में प्लाज्मा ही है, बस इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर्स खासकर फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाता है। यानी खून जमने के बाद जो लिक्विड बच जाता है वही सीरम है। चलिए अब उस स्पिन की हुई ट्यूब में थोड़ा और नीचे चलते हैं। सेक्शन 3, लाल रक्त कोशिकाएं, यानी हमारे ट्रांसपोर्टर्स। इन सेल्स, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इनकी मात्रा को समझने के लिए हम हेमाटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम देखते हैं। ये हमें सटीक रूप से बताता है कि टोटल ब्लड वॉल्यूम में सिर्फ इन रेड ब्लड सेल्स का कितना हिस्सा है। ये बिना न्यूक्लियस वाले सेल्स होते हैं। पुरुषों में इनकी नॉर्मल रेंज 40 से 50% होती है, जबकि महिलाओं में ये 38 से 45% होती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इनमें से हर एक रेड ब्लड सेल के अंदर लगभग 28 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं, और इनकी उम्र बिल्कुल तय होती है, जो है 120 दिन। इसके बाद ये पुराने सेल्स स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो में जाकर नष्ट हो जाते हैं। क्लिनिकल नज़रिए से यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अगर ब्लड में इन रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हम उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं, और वहीं अगर इनकी संख्या असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे पॉलीसिथीमिया कहा जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे शरीर की असली फौज की। सेक्शन 4, श्वेत रक्त कोशिकाएं, हमारे रक्षक। इन ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स के डिफरेंशियल काउंट को याद रखने का एक बहुत ही शानदार निमोनिक है, नेवर लेट मंकीज ईट बनानास। ये सीधे तौर पर इनकी घटती हुई मात्रा को दिखाता है। N से न्यूट्रोफिल्स, L से लिम्फोसाइट्स, M से मोनोसाइट्स, E से इओसिनोफिल्स और B से बेसोफिल्स। इनमें से हर सेल किसी खास इन्फेक्शन या एलर्जी के समय एक्टिवेट होकर अपनी संख्या तेजी से बढ़ा लेता है। लेकिन जरा सोचिए, जब ये डिफेंस सिस्टम अपना बैलेंस खो बैठता है तो क्या होता है? अगर व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट 11,000 से ऊपर चला जाए तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, जो किसी इन्फेक्शन का बहुत बड़ा संकेत है। वहीं अगर ये काउंट 4,000 से नीचे गिर जाए तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं,
जो बताता है कि इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ रहा है। और अब हम पहुंचते हैं सेंट्रीफ्यूज के सबसे छोटे हिस्से पर। सेक्शन 5, प्लेटलेट्स, हमारा क्लॉटिंग क्रू। ये क्लॉटिंग कोई मामूली बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। हीमोस्टेसिस असल में ब्लीडिंग को रोकने का एक बहुत ही परफेक्ट 5 स्टेप इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। इसमें सबसे पहले ब्लड वेसल सिकुड़ती है, फिर प्लेटलेट प्लग बनता है, फिर असली क्लॉटिंग यानी कोगुलेशन होता है, उसके बाद वो क्लॉट सिकुड़ता है और आखिर में उस जगह की पूरी रिपेयरिंग होती है। अगर किसी वजह से प्लेटलेट्स का काउंट 1.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर से नीचे गिर जाए तो इस मेडिकल कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। इसमें ब्लीडिंग का जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि हमने अक्सर डेंगू जैसी बीमारियों में देखा है। चलिए अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। सेक्शन 6, वाइटल स्टैट्स और कुछ ज़रूरी क्लिनिकल टिप्स जिन्हें आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए बहुत काम की है। इसमें अडल्ट पुरुषों और महिलाओं के बीच के नॉर्मल वैल्यूज़ का अंतर बिल्कुल साफ दिखाया गया है। ब्लड वॉल्यूम हो, आरबीसी काउंट हो, हीमोग्लोबिन हो या फिर ईएसआर की वैल्यू, ये सारे डिफरेंसेस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और ये रहे हमारे कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स जो सीधे तौर पे क्लिनिकल कोरिलेशंस बनाते हैं। सबसे ज़्यादा ऑनकोटिक प्रेशर एल्ब्यूमिन का होता है। एरिथ्रोपोइटिन का 90% हिस्सा किडनी से आता है। सबसे बड़ा वाइट ब्लड सेल मोनोसाइट है और सबसे छोटा लिम्फोसाइट है। और हाँ, यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव होता है जबकि रिसिपिएंट AB पॉजिटिव होता है। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस 5 लीटर सिस्टम की जटिलता के बारे में सोचें। कैसे इस बेहतरीन कनेक्टिव टिश्यू में एक छोटी सी भी गड़बड़ी एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में बदल सकती है। हर सेल का अपना एक काम है और इनके संतुलन में हल्का सा भी बदलाव इंसानी सेहत की पूरी दिशा बदल सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सीखते रहिए।